मानव संसाधन विकास केंद्र राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जयपुर एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद स्नातकोत्तर, ज्यादा कहेंगे अच्छा, स्नातकोत्तर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के सौजन्य से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर आयोजित व्याख्यान में समस्त जो उपस्थित हमारे सम्मानित विद्वानगण हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा मानव संसाधन विकास केंद्र हमारे आदरणीय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जी का एक ड्रीम विजन है और उनकी सोच है कि ज्ञान जो है वो किसी सीमा तक रुक नहीं सकता है, तो उसमें नवीन अभिनवन निरंतर आवश्यक है और उसी संकल्पना को लेकर के मानव संसाधन के विकास के लिए, निरंतर विकास के लिए नवीन नवीन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए, कौशल वर्धन के लिए इस मानव संसाधन विकास केंद्र की स्थापना उन्होंने जनवरी 2020 में की थी और तब से लेकर के निरंतर हम किसी न किसी प्रकार की गतिविधियां, चाहे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से जुड़ी हों, चाहे हमारे जो विभागीय व्याख्यान थे उनसे जुड़ी हों, चाहे एकेडमी या इंडस्ट्री कोलैबोरेशन से जुड़ी हों, और अभी वर्तमान में जो हमारा शारीर विषय में, व्यावहारिक शारीर विषय में जो व्याख्यान चल रहे हैं लगातार राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों के माध्यम से हम हमारी जो फैकल्टी के साथ साथ समूचे जो हमारे राष्ट्र भर के जो हमारी फैकल्टी है, हमारे स्नातकोत्तर छात्र हैं, यहाँ तक कि हमारे कुछ कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी भी हमारे साथ जुड़ी है, तो निश्चित रूप से हम उनके ज्ञान का निरंतर समुन्नयन का प्रयास करते रहे हैं, करते रहेंगे। इसी क्रम में आज हम पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर आज सभी इस मंच पर उपस्थित हैं और आज हम जो है योग जो विषय है हमारा, इसके ऊपर जो है जीवेम शरदः शतम्, इसके परिप्रेक्ष्य में ये जो हमारा जो सिद्धांत है, स्वास्थ्य का सिद्धांत है, इसके विषय में योग की भूमिका विषय पर आज एक महत्वपूर्ण व्याख्यान जो है सुनने जा रहे हैं। योग निश्चित रूप से चित्तवृत्ति निरोधा, हमारे योगा कर्म कौशलम भी कहा गया, उस परिप्रेक्ष्य में देखें हम योग हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, हमारी जो मानसिक सदाचरण है, हमारी जो कार्य कुशलता है, इन सब के समुन्नयन के, इन सब के विकास के लिए एक मूल उपादान है। अगर हम योग का निरंतर जो है उपयोग करेंगे, योग के माध्यम से हम हमारा अभ्यास करेंगे, जो भी हालांकि एक बहुत विस्तृत विषय है योग, इससे हमें जो है बहुत सारे हमारे जो एस्पेक्ट हैं, चाहे स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक सीमित समय, एक सीमित दायरे में या एक सीमित अभ्यास हमारा नियमित रूप से होना चाहिए, जो हम नियमित रूप से अभ्यास कर सकें, ऐसा एक हमारा आचरण रहना चाहिए। और इस प्रकार से योग का जो है जो महत्व है, इसको बताने के लिए मैं आज जो है हमारे बीच में जो हमारे माननीय कुलपति महोदय, हमारे कुलसचिव महोदया, हमारे प्राचार्य महोदय, इनके द्वारा जो किए गए आज प्रयास, उनके माध्यम से आज जो हम चंद्रभान जी के माध्यम से व्याख्यान सुनने जा रहे हैं, मैं चंद्रभान जी को आमंत्रित करूं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चंद्रभान जी हमारे विश्वविद्यालय में योग का जो जितना भी हमारा प्रकल्प है, योग से संबंधित हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, उसका जो है प्रभावी ढंग से संपादन कर रहे हैं। आप हमारे विश्वविद्यालय में स्थापित हमारा वेलनेस सेंटर है, उसके प्रभारी हैं। निरंतर पिछले कुछ वर्षों से आपने
आयुर्वेद विश्वविद्यालय को योग के माध्यम से एक नई पहचान दिलाने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालय से ही आप 2 बार योग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में सहभागिता के लिए चीन ही या जा चुके हैं, चीन की यात्रा की है आपने। निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ा है। वर्तमान में भी आप निरंतर किसी भी प्रकार के हमारे जो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या जिला स्तर पे हो, विभिन्न प्रकार की जो भी योग की गतिविधियां होती हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सहभागिता करने को मिलती है। आपको आमंत्रित किया जाता है, आपसे मार्गदर्शन लिया जाता है। आप अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है। आपने आयुर्वेद राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से MD BMS MD किया है और मैं अब आप ज़्यादा परिचय में मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा विस्तृत परिचय है आपका। मैं इस संक्षिप्त आपके परिचय के साथ ही मैं आपको अभी आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और हमारा विषय है जीवेम शरदाशतकम, इसके संदर्भ में योग की भूमिका पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें डॉक्टर चंद्रभान। चंद्रभान जी आवाज सुन रहे हैं? अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट चंद्रभान। अनम्यूट करें, आप अभी अनम्यूट नहीं है। चंद्रभान जी आप अनम्यूट नहीं है। हाँ आ रही है आवाज। जी जी बिल्कुल। गुरुवर्य, माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुलसचिव महोदय और आप सभी महान बाबों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम ये सत्र शुरू करें और उससे पहले इसकी शुरुआत में उद्गीत और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल में जो प्रार्थना है, सबसे पहले हम सब मिलकर के वो प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम सत्र की शुरुआत करेंगे। एक बार सहज भाव से आंखों को बंद कर लें और उद्गीत का अभ्यास कर लें। संगच्छद्वं संवदाद्वं संभो मनांसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते संजानना उपासते। आइए हम सब मिलकर के चलें, मिलकर के बोले, ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस योग सत्र में। आज जो विषय रखा गया है जीवेम शरदाशतकम, इसमें योग की क्या भूमिका है और हम कैसे एक स्वस्थ और दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने के एक्चुअली में योग है क्या और ये कहाँ से शुरू हुआ और ये जो हमने जीवेम शरदाशतकम है ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको क्या उसकी विधियां हैं। तो देखिए, कठोपनिषद में हम पतंजलि को पढ़ते हैं, हम धीरज को पढ़ते हैं, हम हरिओम प्रदीपिका को पढ़ते हैं, लेकिन कठोपनिषद में एक इसकी परिभाषा दी है और वहां पर कहा है योगमिति मन्यन्ते स्त्राम इंद्रिय धारणा, अर्थात इंद्रिय मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। अथर्ववेद में अगर हम देखें तो जहाँ सूर्योपासना है तो उस उपासना में एक 7-8 सूक्त दिए हैं कुछ, और उनमें सबसे पहले जीवेम शरदाशतकम, यदि हम ऐसा क्या करें, हमारी कैसी दिनचर्या हो, हमारा कैसा खान पान हो कि हम 100 वर्ष तक जिए। क्योंकि शरद ये जो शब्द है
ये शरद ऋतु के लिए आता है और वर्ष में एक बार शरद ऋतु आती है। इसको मानते हुए इसको एक वर्ष माना गया है। जीवेम शरदय शतम, यानी कि हम 100 वर्ष तक हम जीवित रहें। और भी कुछ इसके अलावा भी वहां पर कहा है, पश्चिम शरदय शतम, हम 100 वर्ष तक आवाज है सर इसमें, पश्चिम शरदय शतम, 100 वर्ष तक हम देखें। रोहिम शरदय शतम, यानी कि हम उन्नति करते रहें, हमारी वृद्धि होती रहे, हम ऐसे उपाय करें। पोषेम शरदय शतम, हमें 100 वर्ष तक पोषण प्राप्त हो। भूयेम शरदय शतम, और हमारी जो कुत्सित भावनाएं हैं वो 100 वर्ष तक हमसे दूर रहें, विश्व कल्याण की भावना हमारे अंदर रहे। ये जो सूक्त हैं ये वास्तव में अच्छे हैं, लेकिन वर्तमान में जब हम देखते हैं इस चीज को, तो 100 वर्ष की जो आयु है जो हम स्वस्थ रहते हुए पार कर सकें, ऐसे किंचित उदाहरण ही हम देखने को मिलते हैं। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से इसको देखें तो हमें पता भी लग जाएगा इसका, कि जैसे आचार्य सारंगर ने कहा है कि भाई जो हमारे कुछ शरीर की जो जैसे हमें दृष्टि है, त्वचा है, बुद्धि है, इनमें एक हर 10 वर्ष के बाद में ह्रास होता है इसमें। तो आचार्य सारंगन ने एक शब्द कहा वहां पर, बाल्यम वृद्धि शरीर मेधा स्वक दृष्टि सत्य विक्रमो बुद्धि है कर्मेंद्रिय सेतो जीवितम दसतो हस्ते। आचार्य सारंगर कहते हैं कि भाई ये जो शरीर है ये नाशवान है, धीरे धीरे क्षीण होता है और धीरे धीरे हर अंग काम करना धीरे धीरे कम कर देता है, उसकी सामर्थ्य कम हो जाती है। तो हम ऐसे क्या उपाय करें? कई बार हमारी दिनचर्या भी अच्छी होती है, हमारा खान पान भी अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद भी हम जीवित नहीं रह पाते लंबे समय तक, ना ही हम स्वस्थ रह पाते हैं। तो उसके लिए हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा और संस्कृति में एक ऋषि महर्षियों की अनुपम जो देन है योग, अगर उसका हम नित्य अभ्यास करें और वो भी हम शास्त्रीय विधि से अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से जो आचार्य सारंगर की जो उक्ति है उस पर भी हम विजय पा सकते हैं। और जो हमारे अथर्ववेद में जहां पर हमारे जो सूक्त का है, जीवे शरदय शतम, हम 100 वर्ष तक स्वस्थ रह करके जिए, तो इसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आज इसी प्रसंग में हम बात करेंगे। आखिर हम योग का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है योग का अभ्यास करने का। तो हमें शुरुआत कहाँ से करें और किस तरह से उनका अभ्यास करें, इसके बारे में लोगों को उतनी जानकारी अभी नहीं है। योग क्या हमें स्वस्थ रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेव अभ्यसेत प्राज्ञ यथा शक्ति निरंतरम। इन 2 लाइनों में भगवान कृष्ण ने सारा सार कह दिया है। समाधानाय, जीवन में कोई भी समस्या है, जो शारीरिक या मानसिक कोई भी समस्या है, और सुखी रहने के लिए, निरोग रहने के लिए हमें अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से योगाभ्यास करना चाहिए। तो हम जीवे शरदय शतम की जो उक्ति है, जो सूक्त हमारे अथर्ववेद में दिया है, उसको हम सार्थक कर सकते हैं। अभी कल भी हमारी बात चल रही थी, कल कई व्याख्यान था मेरा उसमें, कि भाई योग कैसे सार्थक है हमारा ये। तो देखिए, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया जाता है, ये हमारे देश के जो उत्कृष्ट योग के विद्वान हैं उन्होंने मिलकर के बनाया है। अगर हम उस दृष्टि से इसको देखें तो ये जो प्रोटोकॉल है हमें स्वस्थ और दीर्घायु प्रदान करने में हेल्प करता है। इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मैं भी फर्क कहते हैं, ज्ञानम तपे तत्परता के योगी यस्यास्तितम नानुपतंति रोगा। जो व्यक्ति ज्ञानार्जन और तप करने के साथ साथ नियमित रूप से योगाभ्यास करता है, उसको रोग होती ही नहीं है। अगर हम योग का अभ्यास अपनी दैनिकचर्या में सम्मिलित कर रहे हैं तो हम रोगी होंगे नहीं। हम रोगी क्यों होते हैं?
तो वर्तमान की जो भौतिकवादी युग है उसमें ना तो हमारी कोई दिनचर्या है, ना कोई हम आहारचर्या का हम पालन करते हैं, ना हम समय पर सोते हैं, हमें सांस लेना भी नहीं आता है, हम ढंग से बैठना भी नहीं जानते हैं। तो योग हमें क्या है, जीवन जीना सिखाता है। हमें जीवन कैसे जीना है, हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में योग हमें विस्तृत रूप से बतलाता है। हम किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। अभी करते हैं जैसे कोई आसन करने लग जाए डायरेक्टली, कोई प्राणायाम करने लग जाते हैं, कोई ध्यान करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऋषि महर्षि प्रणीत जो योग है इसको व्यवस्थित रूप से और एक आम जन के उपयोगी स्वरूप प्रदान करने में जितना महर्षि पतंजलि का जितना योगदान है उतना योगदान अन्य किसी आचार्य का नहीं है, और उसके बाद ही आमजन इसको करने भी लगा है। तो हमें एक तो सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। कैसे सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, कि जैसे हम अष्टांग योग का फॉलो करते हैं वर्तमान में, तो हम यम का पालन करें, नियम का पालन करें, आसन, उसके बाद में प्राणायाम, और फिर लास्ट में जाकर के हम ध्यान का अभ्यास करें। तो हम इसके जो लाभ बताए गए हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में जो 2 चरण हैं, यम और नियम, उनका पालन तो हम करते नहीं। अहिंसा है, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम होते हैं। क्या हम इसका पालन करते हैं? तो जब ऋषि महर्षियों ने एक इनका क्रम बनाया है कि भाई अगर आप इस क्रम से इनका अभ्यास करेंगे अपने दैनिक जीवन में, वो भी नियमित रूप से और शास्त्र के अनुसार, तो शास्त्रों में जो लिखा है आपको अवश्य प्राप्त होगा। और जीवित सर्वदा सुखम की जो शक्ति है वो भी आपको चरितार्थ होती प्रतीत आएगी। तो हम यम नियम का पालन नहीं करते, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आसन करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम हम भी करते हैं। दूसरा, एक हमारे जो वर्तमान में विकृत जीवन शैली जन्य जो विकार हैं, ना तो हमारा खाने पीने का कोई सिस्टम है, जैसा हमारा संस्कृति में खान पान का सिस्टम बताया था, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में वर्णित हैं। सारी चीजें उनको फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम दिनचर्या का सही तरह से पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि संस्थान है, वो तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारी थायराइड है, हमारा लीवर हुआ, पैंक्रियाज हुआ, ये सारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनसे जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाता है उनमें, और कहीं ना कहीं हम विकृत जीवन शैली जन्य विकार, जैसे या तो मधुमेह हो जाएगा हमारे, या हमारे थायराइड की समस्या हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, आपके अनिद्रा की समस्या हो सकती है, मोटापा हो सकता है। तो ये सारी जो समस्याएं उससे पैदा हो सकती हैं। तो हम कैसे कल्पना अभ्यास करें उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन शरीर का हमारा सबसे छोटा भाग है वो है कोशिका। अगर विज्ञान के हिसाब से हमारी कोशिका स्वस्थ है तो हमारे शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, तो सारे के सारे हमारे स्वस्थ रहते हैं। अगर हमारी कोशिका स्वस्थ नहीं है तो हमारे सारे सिस्टम भी उससे प्रभावित होते हैं और उनकी कार्य प्रणाली भी सम्यक प्रकार से नहीं होती है। स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है वो वर्तमान में जो हमारी कोविड-19 महामारी संक्रमण था, उसने लोगों को और सचेत कर दिया इसके बारे में। और एक चीज हमें इसमें भी देखने को मिली थी, ऑक्सीजन की कमी सर, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उस स्वस्थ रहने के लिए हमें कोशिका लेवल से, सेल लेवल से योग की शुरुआत करनी पड़ेगी, और उसकी शुरुआत होती है हमारी सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, माइक्रो। तो माइक्रो एक्सरसाइज हम पहले करें, सूक्ष्म व्यायाम पहले करें, जिससे हमारे शरीर के हर छोटी से छोटी मांसपेशी, हमारी जो कोशिका है वो सक्रिय हो जाए, वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद में अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार हम आसनों का अभ्यास हमें करना चाहिए। और जब आसनों पर कमांड हो जाए, ऐसा कहते हैं कि भाई 3.5 घंटे अगर हम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, सारे आसनों में हम नहीं कहते, तो वो आसन सिद्ध हो जाता है।
अभी होता क्या है, हम किसी आसन में 2 मिनट बैठते हैं और उससे हमारे मन में कहीं ना कहीं पीड़ा होने लगती है, हाथ पैर हमारे दुखने लगते हैं, शरीर में दर्द होने लगता है। इसका मतलब आपने आसन का अभ्यास हम प्रकार से नहीं किया। तो जब आप आसन पर कमांड नहीं कर सकते तो उसकी बात प्राणायाम तो बहुत दूर की स्थिति है। मुख्य जो है इसमें प्राणायाम और ध्यान है। तो आसन है ये हमारे शरीर की साधन को एक मजबूत बनाने का, है ना, उसमें मैत्री ग्रंथ कहते हैं आसनात भवे दृढ़म। आसन का अभ्यास करने से हमारा जो शरीर है वो दृढ़ता को प्राप्त होता है। ये हमारा साधन है। तो इस साधन को मजबूत करना है तो हमें सूक्ष्म व्यायाम से शरीर के हर अंग का सूक्ष्म व्यायाम करें और उसके बाद में आप अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार आसनों का अभ्यास करें। और उसमें 3 तरह के आसनों को आप अपने दैनिक जीवन में अवश्य सम्मिलित करें। कौन कौन से आसन? एक तो कोई ना कोई फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकने वाला कोई ना कोई आसन। दूसरा बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे झुकने वाला कोई एक आसन। तो आगे झुकने वाले में आप कोई भी ले सकते हैं, आप ज्ञान शीर्षासन ले सकते हैं, आप पश्चिमोत्तानासन ले सकते हैं, पवन मुक्तासन भी आप ले सकते हैं। पीछे झुकने वाला जो आसन है उसमें आप जैसे भुजंगासन ले सकते हैं, आप धनुरासन ले सकते हैं, जिसको आप आसानी से कर सकें ऐसा कोई आप इसमें से आसन सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक कोई ना कोई ट्विस्टिंग का आसन, जैसे आप वक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं या आप अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, अगर हम 3 तरह के आसनों को अपनी दैनिक चर्या में सम्मिलित करते हैं तो इससे हमारे जो मेरुदंड है वो स्वस्थ रहता है। हमारी रीढ़ की हड्डी की तीनों तरफ की जो कसरतें होना चाहिए, तीनों तरह का व्यायाम हमारा होना चाहिए। उससे हमारे नर्वस सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी से प्रभावित होते हैं। और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो अंतःस्रावी ग्रंथि संस्थान, जो व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हमें दैनिक जीवन में 3 तरह के आसनों को अपनी दैनिक चर्या में सम्मिलित करना चाहिए। उसके अलावा कुछ आसन ऐसे हैं जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाने वाले हों, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले हों, उनका अभ्यास आप कर सकते हैं। जैसे आपके आयुष मंत्रालय का जो प्रोटोकॉल है उसमें खड़े होकर के ऊर्ध्व तारासन का अभ्यास है, आपके वृक्षासन का अभ्यास है। ये ऐसे आसन है इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होता है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। और वर्तमान में जो स्ट्रेस रखते हैं लोग, जो मानसिक तनाव जिनके रहता है, उनके लिए इनका अभ्यास बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि जो आत्म विश्वास को बढ़ाने वाले, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले जो आसन होते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट में कराए जाते हैं। और बहुत सी बीमारियों का कारण स्ट्रेस भी होता है। कई बार हमारे परिवार में किसी को डायबिटीज नहीं है, किसी को थायराइड नहीं है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो जितना इसमें खान पान और दिनचर्या का रोल है उतना ही हमारे इसमें मानसिक तनाव का भी है। तो कई बार मानसिक तनाव की वजह से भी हमारे ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसलिए अपनी दैनिक चर्या में इन आसनों से भी किसी आसन को आपको ऐड करना चाहिए। इसके अलावा और यंग एज में कर सकते हैं अभ्यास। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद में अर्ध चक्रासन का अभ्यास करना है तो इससे हमारे सारे सिस्टम अच्छा काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम भी अच्छा काम करता है, हमारा नर्वस सिस्टम भी अच्छा काम करता है, अच्छा काम करता है, ना कोई ब्लॉकेज आने की समस्या रहती है, हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, हमारे मोटापा भी नहीं आएगा। तो ये एक आसन है, लेकिन लाभ हमारे बहुत सारे इसमें प्राप्त कर सकते हैं। आसन से भी ज्यादा कहीं प्रभावकारी है हमारा प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। तो जैसे योग प्रोटोकॉल में प्राणायामों का दिया, उसमें अनुलोम विलोम, जिसको हम नाड़ी शूद्र प्राणायाम कहते हैं, भ्रामरी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, 3 प्राणायामों का अभ्यास उसमें दिया है। वो इसी को दृष्टिगत रखते हुए दिया है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारा स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, जिससे बाकी के सिस्टम है वो भी अपना काम सम्यक प्रकार से करते रहें। अब प्राणायाम करने की विधि हर किसी को नहीं आती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि प्राणायाम हमारे लिए कैसे लाभकारी है और हमें कैसे और कहां से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, जिससे हम जीवेद
हृदय सपन की जो सपना है उसको हम साकार कर सकें। जब भी हम प्राणायाम करने बैठे हैं, एक तो बिना बॉडी वार्म अप के प्राणायाम नहीं करें। कब करें? जैसे खाना खाया है तो कम से कम 4 घंटे के बाद में अभ्यास करें। कभी भी ऐसा नहीं अभी नाश्ता किया हमने और तुरंत हम प्राणायाम का अभ्यास करने लगे, तो इसका हमारी बॉडी पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो जो आप लाभ की आशा करते हैं उससे लाभ ना होकर के उससे उल्टा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो आपने खाना खाया है तो 4 घंटे के बाद में आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपने पहले प्राणायाम किया है तो उसके कम से कम 1 मुहूर्त के बाद में आप अल्पाहार ले सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं। इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन जो इसके नियम हैं उनका हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हम कहाँ से शुरुआत करें? तो कई बार तो हम कपालभाति को भी प्राणायाम मानते हैं, बट कपालभाति नॉट ए प्राणायाम, ये प्राणायाम नहीं है। ये एक बेस तैयार करता है, ये प्राण को चलाने का एक माध्यम है हमारे शरीर में, प्राण को जागृत करने का एक क्रिया है जो सकता। करने से पहले अगर हम थोड़ी सी कपालभाति कर लें और उसके बाद में एक बार हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। कई बार हम गहरा सांस नहीं ले पाते हैं, तो हमें गहरा सांस कैसे लेना है, गहरा सांस कैसे छोड़ना है, कुंभक कैसे करना है, इन सब के तरीकों को हमें समझना पड़ेगा और शास्त्र में जो तरीका दिया है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो आप जब भी प्राणायाम करने बैठे हैं तो सबसे पहले सामने कोई ना कोई या तो अलार्म घड़ी हो या दीवार घड़ी हो या रिस्ट वॉच हो या अपने पास में मोबाइल में स्टॉप वॉच चला करके हमें अभ्यास करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि इसमें जो हम पूरक करते हैं, चाहे हम 5 सेकंड ही पूरक करें, गहरा सांस अंदर लें, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि 5 सेकंड हम रिचक भी करें। जिन्होंने कभी प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया वो कुंभक को शुरुआत में ना जोड़ें, सांस को नहीं रोकें, केवल पूरक और रेचक इन 2 प्राणायामों का अभ्यास करें। तो प्राणायाम 3 प्रकार के हैं, पूरक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम और रेचक प्राणायाम। तो गलती कहाँ करते हैं लोग कि पहले से शुरुआत से ही वो कुंभक करना शुरू कर देते हैं और कोई उनको ये बता देते हैं जो किताबों में लिखा होता है कहीं कि 1:4:2, यानी कि पूरक अगर हम 1 सेकंड करें तो कुंभक हम 4 सेकंड करें और रेचक हम 2 सेकंड करें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो रेशियो बताया है ये तब का रेशियो है जब प्राणायाम पर हमारा कमांड हो जाए, अच्छा कमांड हो जाए, हम उसमें सिद्धस्त हो जाएं। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे हमारे और उनकी बल की हानि होती है। तो हमें क्या करना है कि जितने समय सांस लें उतने समय सांस को छोड़ना है और वो सेकंड के हिसाब से चलें। जैसे मैंने आज 5 सेकंड तक सांस अंदर लिया तो आप कम से कम 5 सेकंड तक सांस को बाहर छोड़ें। अगर 5 की जगह हम 2 सेकंड सांस को बाहर ज्यादा छोड़ते हैं तो इट मीन हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो टॉक्सिन्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स है, जो शरीर के लिए लाभकारी नहीं है, शरीर से ज्यादा बाहर जाता है और उस एवरेज में जो एक्स्ट्रा हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है उस एवज में ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अभी कोरोना में क्या हुआ था? यही तो हुआ था कि गहरा सांस नहीं ले पाते हम, उसमें गहरा सांस नहीं लेंगे तो हमारी कोशिका को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो हम सभी जानते हैं, हम सभी चिकित्सक हैं, गहरा सांस लेने से जो हमारे ईयर एल्वुलाई हैं वो उस ऑक्सीजन को ग्रहण करके और ब्लड सप्लाई के माध्यम से हमारे शरीर की हर कोशिका को पहुंचाने का काम होता है। अगर हम तो वो केवल हमारा लंग्स तक ही जाएगी, हमारी बॉडी में जो हमारी कोशिका है उसको प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हम 5 सेकंड से शुरुआत करें, 10 सेकंड जाए, 15 सेकंड जाए, अपनी क्षमता के अनुसार इसको बढ़ाते जाएं और उसी एवज में आप अपने रेट को बढ़ाएं। जब आपको पूरक और रेचक का अच्छा अभ्यास हो जाए, 10 दिन, 15 दिन, महीना, आपको एक अच्छा सेकंड आप सांस को अंदर ले सकें और छोड़ सकें, तब हमें कुंभक को जोड़ना चाहिए। और वो कुंभक भी 2 तरह का होता है, एक होता है आभ्यंतर कुंभक और एक होता है हमारा बाह्य कुंभक। तो हमें सबसे पहले आभ्यंतर कुंभक को जोड़ना है। आभ्यंतर कुंभक क्या होता है कि हमने गहरा पूरक किया
और सांस को अंदर रोक के रखा, ये इसको कहते हैं हम अंतर कुंभक। और उसके बाद में धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ा। अब करते उल्टा है, लोग सांस को रोकते रहेंगे 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, मिनट तक भी रोक लेते हैं, लेकिन छोटे समय हम 2-3 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ देते हैं। तो इससे हमारे लंग्स की जो क्षमता है वो भी कमजोर होती है और ये हमारी इससे बल की हानि होती है, इससे कोई फायदे मिलने वाला नहीं है। तो आपने जैसे 10 सेकंड सांस लिया तो प्रारंभ में 2.5 सेकंड ही सांस को आप अंदर रोकें, आभ्यंतर कुंभक करें, और उसके बाद में 10 सेकंड सांस को बाहर छोड़ें, यानी रेट चेक करें 1:1/4:1। इसके बाद में धीरे धीरे जो हमने 2.5 सेकंड जो सांस रोका था उसको हम 1/3 लाएं, आधे पर लाएं, हम बराबर पर लाएं। जब बराबर पर आप आ जाएं तो 1:1:1, यानी कि 1 सेकंड आपने गहरा सांस अंदर लिया, 1 सेकंड अंदर रोका और 1 सेकंड तक छोड़ा। इतनी जब क्षमता आपकी आ जाए तब उसके बाद में आप कुंभक की अवधि को बढ़ाएं, 1.25 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना तक जब आप आ जाएं तो उसमें बाह्य कुंभक जोड़ा जाता है। तो प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर की हर कोशिका को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है और वो कोशिका स्वस्थ रहती है, उसके फंक्शन सही तरह से होते हैं। तो कई बार हम ये देखते भी हैं कि आप 5 साल पहले देखे थे तब भी ऐसे थे और आज भी आप ऐसे ही हैं। क्या कारण है इसके पीछे? हो सकता है उसकी दिनचर्या अच्छी हो सकता है वो प्राणायाम का अच्छा अभ्यास करता हो, आसनों का अच्छा अभ्यास करता हो। तो ये हमारी जो आयु है उसको स्थिर रखने का और शरीर को स्वस्थ रखने का काम प्राणायाम सबसे ज्यादा करता है और उसी को हम सबसे कम करते हैं। प्राणायाम केवल रोग नाश के लिए नहीं है, प्राणायाम स्वस्थ और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, और साथ में हमारी जो आचार्य सारंगधर ने जो कहा है कि भाई इतने इतने दिन पर हमारी जो ये क्षमताएं कमजोर होती जाती है, उनको भी ये बरकरार रखता है। दूसरा एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम करते समय जो हमें ध्यान रखना चाहिए तो ये होता है कि हम गहरा सांस लेते समय डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन ज्यादा से ज्यादा करें। ऑटोमेटिक होता है आना चाहिए डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन, लेकिन उसमें भी अगर हम गहरा सांस और ज्यादा लेंगे, जितनी हमारी क्षमता है उससे थोड़ा सा सांस हम ज्यादा अंदर लेंगे तो उससे हमारा नेवल रीजन थोड़ा सा आगे की तरफ आता है, जिसको हम पेट को बाहर आना कहते हैं। और जब हम गहरा सांस बाहर छोड़ते हैं तो नेवल रीजन हमारा अंदर की तरफ जाता है। तो इसको साइंस के हिसाब से हम डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर हम जन्म के समय भी देखें तो प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें पेट से सांस लेना सिखाया था। अगर हम बच्चे को जन्म होने के बाद में टेबल पर निर्वस्त्र लिटा दें और उसकी जो रेस्पिरेशन है उसको देखें आप, तो वो पेट से सांस लेता है। तो जब हम पेट से सांस लेंगे तो पेट की हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, क्या हमारे इंटेस्टाइन में, क्या हमारे पेट, क्या हमारे ऑर्गन बहुत अच्छा काम करते हैं। साउंड एक बार आप म्यूट कर लें। तो हमें पेट से सांस लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करते हैं। अनुलोम विलोम के हम कितने चक्रों का अभ्यास करते हैं? शास्त्र में क्या बोला है प्राणायाम करने के लिए? तो शास्त्र कहता है कि भाई हमें 4 समय प्राणायाम करने चाहिए। हम सब जानते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल, मध्य रात्रि, क्योंकि ये जो 4 काल हैं ये साधकों के लिए हैं। हम कम से कम 2 समय तो अभ्यास कर सकते हैं। और हठयोग प्रदीपा में एक काल में जैसे हम प्रातः काल अभ्यास करें तो कम से कम 80 बार प्राणायाम करने के लिए कहा गया है, यानी कि 80 राउंड हम अनुलोम विलोम की करें। इसी तरह हम मध्याह्न में भी करें तो 80 राउंड करें, सायकाल करें तो 80 करें, रात्रि करें 80 करें, यानी कि रोजाना जो इसी में लगे हुए हैं, जो साधना करते हैं, जो साधक हैं, वो 320 बार प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। हम उतना नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी हमारे पास जिम्मेदारियां भी हैं, तो हम प्रातः और सायकाल कर सकते हैं। अगर हम एक काल में 80 बार भी नहीं कर सकते तो हम कम से कम 40 बार सुबह और 40 बार शाम को प्राणायाम का अभ्यास करें, तो कम से कम एक काल में जो बताया है उसकी पूर्ति तो हो। और धीरे धीरे कुंभक की जो क्षमता है
उसको आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि इनमें सबसे जो प्रबल है वो होता है कुंभक। जो पूरक है, रेचक है, ये तो हमारी केवल सांस लेना और छोड़ना, इसको हम गहरा करते जाते हैं। लेकिन जो हम मेन जो हमारा प्रभावकारी है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, हमारी जो सिस्टम्स हैं उनको स्वस्थ रखने में जो सबसे ज्यादा लाभकारी है वो है कुंभक का अभ्यास। और हम जितने भेद देखते हैं, सूर्य वेदना मुज्जई, शीतकारी शीत विदता, वस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा ब्राह्मणी कुंभक, ये 8 प्रकार के जो प्राणायाम हम जो करते हैं ये सब कुंभक की प्रकार हैं। तो हमें कुंभक की अवधि को शनि शनि बढ़ाना चाहिए। तो हमें 40 बार सुबह और 40 बार शाम को अभ्यास करें हम अनुलोम विलोम का, तो हम काफी कुछ हद तक अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये जो प्राणायाम है, अच्छा, इनका हम अभ्यास कहाँ से शुरू करें? तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप नाड़ी शोधन भस्त्रिका से शुरू करें इसको। आप अगर चाहते हैं कि मेरी 5 सेकंड क्षमता है सांस अंदर लेने की और मेरे को 10 सेकंड करना है या 15 सेकंड करना है, तो मैंने ये जो अनुभव किया है उसमें भस्त्रिका से अनुभव किया है। जो भस्त्रिका प्राणायाम है, अगर भस्त्रिका प्राणायाम का हम पहले अभ्यास करना है, कपालभाति का हम पहले अभ्यास करना है, तो हमारी क्षमता बढ़ जाती है उससे। आप कभी भी करके इसको देख भी सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, एक आप कपालभाति और भस्त्रिका, इनका अभ्यास करने के बाद में फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से आप जहां पहले 5 सेकंड पूरक कर पा रहे थे, सांस अंदर ले पा रहे थे, वही अब आपकी क्षमता 8 या 10 सेकंड हो जाती है। तो हमें पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम भी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन भस्त्रिका भी आपने कर लिया, उसका भी लाभ तभी मिलेगा आपको। और इसमें एक बहुत गहरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हठयोग प्रदीपिका में लिखा भी है इस चीज के बारे में कि आपने एक राउंड कर लिया भस्त्रिका का, कितनी बार में होता है हमारा एक राउंड? तो इसके लिए महर्षि गेरंड कहते हैं एवं विंशति वारम से, यानी कि हम 20 बार भस्त्रिका का अभ्यास करें तो हमारा एक राउंड पूरा होता है इसका। उसके बाद में आपको सूर्य वेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। हम प्राणायाम करते नहीं, हमारा भस्त्रिका वो हो गया। तो भस्त्रिका के जैसे हमने एक चक्र का अभ्यास किया, तो उसके बाद में सूर्य वेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि राइट नोस्ट्रिल से डीपली आप इनहेल करें और क्षमता के अनुसार सांस को अंदर रोकें, और धीरे धीरे जितने समय तक आपने सांस अंदर लिया था उतने समय तक सांस को बाहर छोड़ें, तब उसके लाभ हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे 3 से 4 राउंड का अभ्यास आप भस्त्रिका का कर सकते हैं। ऐसे हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उनके बारे में हम समझ लें तो निश्चित रूप से हम दुगना लाभ उनसे प्राप्त कर सकते हैं। हम कपालभाति करते हैं, मेरी कई बार बात होती है लोगों से, जैसा मैं 1000 बार तक कपालभाति करता हूँ। कई सज्जन मेरे को ऐसे मिले जो करीबन 2500 3000 बार तक कपालभाति रोजाना करते हैं, और बिना किसी आसन के सुखासन में बैठ करके। उनको ये नहीं पता कि कपालभाति हम कर रहे हैं तो जो जर्क लगता है हमारे एब्डोमेन पर, उससे हमारा कोई भी इंटेस्टिनल सेगमेंट प्रोलैप्स होकर के हमारे इंग्वाइनल हर्निया क्रिएट हो सकती है। और 30 भी ऐसे मेरे को देखने को मिले हैं जिनकी इंग्वाइनल हर्निया हो चुकी है। तो हमें कुछ छोटी छोटी जो सावधानियां हैं उनकी तरफ ध्यान रखना है, नहीं तो हम इससे नुकसान भी पाते हैं। हमें कभी भी कपालभाति का अभ्यास करना हो, आप सिद्धासन में या पद्मासन में बैठ करके करें, और ज्यादा अभ्यास नहीं करें। आपने अगर 100 बार कपालभाति का अभ्यास किया है, 100 बार आपने जर्क दिया है, तो उसके बाद कम से कम 5 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम के आप अवश्य करें, तो उस कपालभाति के परिणाम आपको सम्यक प्रकार से मिलते हैं। ऐसा क्यों है? तो देखो, ये कई जगह ऐसा क्वेश्चन होता है, मैं भी जैसे आरोग्य मेलों में या कहीं जाता हूँ मैं, तो उसमें जब हम कपालभाति करते हैं तो जल्दी जल्दी सांस को बाहर छोड़ते हैं। और हमारे योग शास्त्र में लिखा है कि व्यक्ति की जो आयु है वो उसकी सांसों पर आधारित है। जैसे कछुआ बहुत लंबा जीवन जीता है, डॉगी की जो उम्र है बहुत कम होती है, 12 वर्ष की जीता है। तो व्यक्ति को जो उम्र है वो कहीं महीने वर्ष इसके हिसाब से निश्चित नहीं है, वो सांसों पर आधारित है, जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं।
तो उसमें एक क्वेश्चन उठाता है इस तरह का कि भाई अगर हम इसमें सांसों को जल्दी जल्दी छोड़ेंगे तो हमारी सांसें जल्दी पूरी हो जाएंगी। तो कपालभाति के बारे में पहले भी मैंने बताया कि ये शरीर में प्राण को चलाने की क्रिया है और शोधन की क्रिया है। ये शोधन करने के बाद में जैसे हम रोजाना अपनी उदर शुद्धि करते हैं, उदर शुद्धि के बाद में भोजन भी तो करते हैं, आहार भी तो चाहिए हमें, तभी तो हमारे शरीर का पोषण होगा। तो ऐसे ही कपालभाति का आपने 100 दर्ज दे दिए, 100 बार आपने कपालभाति कर ली तो हमें 5 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम का कुंभक के साथ में अभ्यास करना चाहिए। इससे करने से क्या होगा कि आपने जो जल्दी जल्दी सांसें आपने फेंकी हैं उसकी पूर्ति भी होती है और बॉडी की जो सेल डिटॉक्सिफाई हुई है उससे, उसका जो शोधन हुआ है, शुद्धिकरण हुआ है, तो उस सेल को ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे उसकी लाइफ स्पान को बढ़ाने में हमें सहायता मिलती है। तो इस चीज का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी हम कपालभाति का अभ्यास करें तो उसके बीच बीच में कोई जरूर नहीं 1000 बार कपालभाति करें, हम 500 बार कपालभाति करें और बीच बीच में अगर हम 5-5 राउंड अनुलोम विलोम के कुंभक के साथ अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें तो 25 राउंड हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हो जाते हैं। तो आपको अलग से प्राणायाम करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसके लाभ भी आपको कई गुना ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो इस तरह तो हमने पहले भस्त्रिका प्राणायाम किया, उसके बाद में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, हाई टू लो की तरफ हमें चलना है क्योंकि हमें मेडिटेशन भी करना है आगे जा करके। कपालभाति, उसके बाद भस्त्रिका, भस्त्रिका के बाद में आप अनुलोम विलोम के कुछ राउंड करें और उसके बाद में आप भ्रामरी का अभ्यास करें। भ्रामरी का अभ्यास बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, उसको स्वस्थ रखने का काम करती है और ये एंडोक्राइन सिस्टम ही हमारा है जिसके कारण हमारे ऑर्गन भी, हमारे जो हमारे सीक्रेशंस हैं अन्य ग्रंथियों से, वो भी सम्यक प्रकार से होते हैं। तो हमें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी अपने दैनिक चर्या में निश्चित रूप से सम्मिलित करना चाहिए। कितनी बार अभ्यास करें? 5 से 10 बार, एक बार ही अभ्यास करके नहीं छोड़ दें। ये भी प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब क्या हुआ? प्राण का जो आयाम है उसकी जो लेंथ है वो 2 तरह से हम लेते हैं शास्त्र में। एक तो 1 मिनट में 15 बार जैसे हम सांस लेते हैं योग के हिसाब से, और सांस को हम रिड्यूस करते हैं 15 से 14, 13, 12, 11, 10, 9, और ऐसा अभ्यास पे आ जाए कि 1 मिनट में हम सांस अंदर लें और छोड़ें, एक राउंड पे आ जाए तो हम कितनी सांसें हम बचा लेते हैं। तो इसलिए ऋषि महर्षियों ने कहा है कि योग करने से हमारी आयु बढ़ती है। वो आयु ऐसी ही बढ़ती है कि हमारी जो 1 मिनट में सांस लेने की जो क्षमता है सामान्य आदमी की, उसको हमें धीरे धीरे रिड्यूस करना है और मैक्सिमम समय तक उसको हमें लाना है। तो अगर हमने 1 मिनट में अगर 4 बार ही हमने सांस ली और थोड़ी इतने गहरे सांसों का अभ्यास कर लिया तो हमारी 11 सांसें बच जाती हैं। इसको आप घंटे के हिसाब से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, इसको आप 24 आवर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो उतनी सांसें हमारी उम्र में जुड़ती जाती हैं। इसलिए हमारे जो ऋषि महर्षि थे वो साधना करते थे, योगाभ्यास करते थे और सबसे ज्यादा प्राणायाम का और उसमें भी कुंभक का अभ्यास सबसे ज्यादा करते थे, इसलिए वो हजारों साल जीते थे। तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हमें नित्य अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करना चाहिए और वो आयुष मंत्रालय ने हमारे प्रोटोकॉल में पहले से ही सम्मिलित किया हुआ है। इसके अलावा धीरे धीरे हमें ध्यान की स्थिति में आ जाना चाहिए। मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। ध्यान यकायक नहीं है, ध्यान लगाने की चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान तो ऑटोमेटिक लगता है हमारा यहाँ। और ऑटोमेटिक कैसे लगेगा? जब आप योग की जो सिस्टम है, जो क्रम है, उसको आप फॉलो करेंगे। तो मैंने जो सिस्टम बताया है, अगर इस सिस्टम से नियम से लेकर के आसन है, प्राणायाम है, उसके बाद धीरे धीरे इनका अभ्यास करते हुए अगर हम शांत भाव से बैठेंगे तो ऑटोमेटिक आपके मन पर नियंत्रण होता है। और जब मन पर नियंत्रण होगा तभी आपका ध्यान लगेगा। और मन पर नियंत्रण प्राणायाम से लगता है। हम प्राणायाम पर कमांड करेंगे तो हमारा प्राण पर कमांड होगा, हमारा वायु पर कमांड होगा, और वायु पर कमांड जो व्यक्ति कर लेता है उसका मन पर भी नियंत्रण हो जाता है। तो हमें कुछ मिनट का दैनिक जीवन में ध्यान जरूर करना चाहिए और उसे स्थिति में हमें बैठना चाहिए। तो ये जो स्वस्थ रहने के जो उपाय हैं
वो हमें प्रातःकाल हम कब अभ्यास कर, कई बार कहते सर प्रातःकाल हमें समय नहीं मिलता है, सायंकाल अभ्यास करो। प्राणायाम के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल का ही होता है। तो प्रातःकाल ऐसा क्या होता है वातावरण में, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ जीवित हृदय शत्रु की बात हो रही है, हम लंबी उम्र तक कैसे जिए। तो देखिए, सूर्य उदय होने से 96 मिनट पहले का जो समय होता है, 96 मिनट पहले का समय, उसको ब्रह्ममुहूर्त कहा जाता है। और हमारी जो संस्कृति है उसमें ब्रह्ममुहूर्त में बिस्तर त्याग करके नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए बोला जाता है, और फिर उसमें आप प्राणायाम का अभ्यास करें। ठीक है, सूर्य उदय होने के बाद भी हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, दिन में भी हम अभ्यास कर सकते हैं, आचार्यों ने लिखा भी है इसके लिए। तो सूर्य उदय होने से पहले जो वातावरण होता है वो बड़ा स्वच्छ होता है, और उस वातावरण में एक ऊर्जान्वेषित, एनर्जी से भरपूर ऐसे आयन्स होते हैं जो सर्वाधिक रहते हैं, और उनको हम नेगेटिव आयन्स कहते हैं, जिनको हम ऋणात्मक आयन कहते हैं। ये सूर्य उदय होने से वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में रहते हैं, और जैसे जैसे सूर्य उदय होने के बाद में किरणें प्रखर होती जाती हैं, इनकी वायुमंडल में जो मात्रा है वो कम होती जाती है, इसलिए उतनी फ्रेशनेस भी महसूस नहीं होती। हम करके भी देख रहे हैं इसको, एक तो ये तो धूप निकले, अच्छी किरणें प्रखर होगी, उस समय प्राणायाम करें। एक आप मॉर्निंग में आप इसका अभ्यास करें तो निश्चित रूप से जो मॉर्निंग में जो आपने अभ्यास किया है उसके परिणाम ज्यादा अच्छे आपको मिलते हैं। आयुष मंत्रालय का जो प्रोटोकॉल है उसमें कुछ आसन दिए हैं, उन आसनों में ऐसा तारतम्य दिया है। कई बार लोग क्या करते हैं, केवल पीछे झुकने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं, कई बार आगे झुकने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं। तो इनमें जो सिस्टम दिया है सूक्ष्म व्यायाम से दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो संचालन की क्रियाएं हैं, संचालन क्रियाएं करने के बाद में फिर आसन दिए, और उन आसनों में भी हम देखें कि अगर कहीं आगे झुकने वाला आसन दिया है तो पीछे झुकने वाला आसन का अभ्यास उसमें निश्चित रूप से बताया है, कुछ खड़े होकर के, कुछ बैठ करके, दृष्टि के आसन भी उसमें ऐड किए। और सबके पीछे भी एक रीजन यही है कि अगर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम स्वस्थ है, हमारा मेरुदंड स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से हमारे सारे सिस्टम अच्छी तरह से कार्य करते हैं। तो आज मैंने आपको हम 100 साल तक स्वस्थ रहते हुए किस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने का यहाँ प्रयास किया था। आपने मुझे यहाँ व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। मैं माननीय कुलपति महोदय के प्रति, कुल सचिव महोदय के प्रति, प्राचार्य महोदय के प्रति, समस्त संकाय सदस्यों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। योग के साथ रहो, घर पर रहो, और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है वो 7वां है, तो मेरी तरफ से आप सभी को 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी आप सभी को स्वस्थ रखें। एक लास्ट में सर हम इसमें संकल्प और शांति पाठ भी हम करेंगे, या कुछ आप कहना चाहें? संकल्प पाठ कर लें सर। राकेश जी आगे कंटिन्यू करें, फिर बाद में अंत में चंद्रभान जी शांति पाठ कर दें। राकेश जी अनम्यूट हो। राकेश जी आप अनम्यूट करें, अपना आपको अनम्यूट करें। अभी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी, मैं बहुत बहुत आभार चंद्रभान जी। आपका व्याख्यान जो है निश्चित रूप से आज जो है हमारे जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने एक नवीन ऊर्जा भरी होगी हम आपके व्याख्यान में, हम सब में, कि हम अपने जीवन को कैसे आगे जो है दीर्घ आकार देने की स्थिति में आ सकते हैं। बहुत आपने जो है विस्तृत व्याख्यान को पूरा समझाते हुए सार रूप में बताया है। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में हमारे कुल सचिव महोदय मौजूद हैं, उन्होंने पूरे व्याख्यान को भी सुना है। मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि वो इस अवसर पर हमें जो है इस हमारे कार्यक्रम और इस व्याख्यान के प्रति 2 शब्द कहकर हमारा मार्गदर्शन करें, प्रोत्साहित करें।
नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैडम, आ रही है जी। अच्छा, नमस्कार आप सभी को। डीसी साहब, प्रिंसिपल साहब, राकेश जी और सभी हमारी जो टीम ऑफ प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर जो जुड़े हुए हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत योगा, जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, 7th इंटरनेशनल योगा डे जो कल मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में आपने जो ये बहुत अच्छा एक्चुअली जिन लोगों को योगा में प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम या तो क्रोनोलॉजी में नहीं करते हैं या उस आसन में नहीं करते हैं या उस ऑर्डर में नहीं करते हैं, उस रूप में नहीं करते, उससे जो हमें योगा का एग्जैक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और चंद्रभान जी ने अपने इस लेक्चर में उन्हीं को, और सबसे ज़रूरी प्राणायाम, आज का हमने जो कोविड का दौर देखा था उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने मरीजों को हमने सड़कते हुए देखा है। तो अगर हम हेल्दी हैं उसी समय अगर हम प्राणायाम करें और प्राणायाम को उस रूप में करें, उस ऑर्डर में करें जिससे हमें अधिकाधिक लाभ हो, तो चंद्रभान जी मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस छोटी सी वर्कशॉप में हमें इसके न्यूएंसेस जो हैं योगा के, स्पेशली प्राणायाम के, जिससे हमारी लाइफ भी बढ़े, है ना। प्राणायाम का एक टाइम आपने बताया, मॉर्निंग टाइम इज मोर बेनिफिशियल। एक प्राणायाम की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का आपने ऑर्डर बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम कहीं भी बैठ के कपालभाति करके सोचते हैं कि हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है, या हमने 2 मिनट अनुलोम विलोम करके छोड़ दिया, या ये सोचा कि इतना आसन इतने समय हमने नंबर ऑफ टाइम्स 1000 टाइम्स कर लिया तो हमें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट हमेशा होलिस्टिक होता है। ये सारी एक्सरसाइजेज जब हम करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत बेनिफिशियल सेशन लगा, बहुत थैंक यू। और हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पूरी टीम है, वेरी गुड राकेश जी, आप ये कंटिन्यूसली ये लेक्चर्स करवाते जा रहे हैं तो हम सब उससे लाभ पाते हैं। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ राकेश जी। थैंक यू मैडम, आपके संकल्पना और आपके जो निर्देशानुसार हम लोग जो कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, निश्चित रूप से वो सभी के लिए जो है उपयोगी हैं, और आगे भी हम आपके निर्देशानुसार जो भी ऐसे कार्यक्रम होंगे हम करते रहेंगे ज्ञानवर्धन के लिए। अब मैं इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे जो इस कार्यक्रम के एक और प्रणेता हैं, हमारे स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ला जी से मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर वो भी अपना बोधन देने का काम करें। प्रोफेसर शुक्ला जी। आदरणीय कुल सचिव मैडम सीमा जी, सभी सम्माननीय संकाय सदस्य महानुभाव, आज के इस माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे विद्यार्थी एवं अन्य बंधु, एचआरडी के हमारे इंचार्ज चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राकेश जी, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के हमारी एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के माध्यम से कुछ कार्यक्रम होने जा रहे हैं, लेकिन कल सुबह हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार का विषय आया कि एचआरडी के माध्यम से सभी विश्वविद्यालय के उसमें अधिकारी भी हों, कर्मचारी भी हों, हमारी नर्सिंग स्टाफ भी रहे, हमारे सारे छात्र भी रहे। तो मैंने सुबह 8 बजे राकेश जी को फ़ोन किया कि आपके इसके माध्यम से एक योग जो दिवस है उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कार्यक्रम का विषय क्या रखें? तो कार्यक्रम का विषय मैंने कि जो हमारी भारतीय जीवन की संकल्पना है कि हम 100 वर्ष तक जिए, ऐसा वेदों से लेकर के आगे तक ये हमारी संकल्पना है, हमारी सोच है कि जीवन की जो आयु है वो 100 वर्ष है। वेद में भी ये लिखा है कि पश्चिम सरदय शतम शृणुयाम सरदय शतम प्रब्रवाम सरदय शतम शत मदीनाम स्यात्। हम 100 वर्ष तक देखते हुए जिए, बोलते हुए जिए, काम करते हुए जिए, दीनाम किसी प्रकार की विकलता, विचलित भाव हमारे अंदर नहीं आए। देव मतलब किसी प्रकार का शारीरिक दौर्बल्य हो, चाहे मानसिक दौर्बल्य हो, चाहे आर्थिक दौर्बल्य हो, किसी प्रकार का हमारे इस प्रकार का भाव 100 वर्ष तक हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। ऐसी हमारी भारतीय वैदिक संकल्पना है। जब चरक संहिता, हम आयुर्वेद के सभी विद्यार्थी हैं, आयुर्वेद के स्कॉलर हैं, तो चरक संहिता के हर कदम पर स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो वहां पर भी चरक संहिता, आचार्य चरक ये कहते हैं
कि आपको 100 वर्ष जी सकते हैं, क्योंकि हमारे जो जीवन की 3 इच्छाएं प्रबल चरक संहिता में, प्राणेशना, धनेशना और परलोकेशना। प्राणेशना को हमने देखा है, जब आदमी, हर व्यक्ति 100 वर्ष जीना चाहता है और निरोग होकर के जीना चाहता है। और ये सही बात भी है कि शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, जो कुछ भी हमारी ड्यूटीज हैं, हमारे जो दायित्व हैं, उनका निर्वहन हम तभी कर सकते हैं जब हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हम अपने घर का काम है या हमारी पढ़ाई का काम है या हमारे किसी सेवा का कार्य है, हम जो भी काम है उसमें तब हम कर पाएंगे जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सर्वमेव परित्यज्यम शरीरम अनुपालित, सब कुछ छोड़ करके पहला सुख निरोगी काया, ऐसा हमारे लौकिक व्यवहार में भी प्रचलन है, जो कि हमारी एक साइंटिफिक अप्रोच रही है वैदिक कल्पना से लेकर के। चरक संहिता में तो बिल्कुल 100 वर्ष तक जीने का वो संकल्प करते हैं, वादा करते हैं। 37 सहस्राणि रात्रिणाम हित भोजनात् जीवति अनातरो जंतु जितात्मा सम्मतः। कहने का मतलब है 37 सहस्राणि, 36,000 रातों तक आप जी सकते हैं, लेकिन वहां पर 2 उन्होंने कंडीशन दी है। हित भोजनात्, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या ले रहा हूं, मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इतना निर्णय आपने कर लिया तो आप 100 वर्ष तक जी सकते हैं। जितात्मा सम्मतः सताम, और जो जितात्मा है, जिसने अपने आप के मन पर ये विषय बनाया, जैसे कि इन्होंने मन के विषय जो चंद्रभान जी ने योग के साथ में लिए हैं, ये सारा का सारा हम हितकर भोजन लें या नहीं लें, ये किस पर निर्भर करता है? जितात्मा होने पर। हमारा विल पावर कितना है। आगे भी चरक संहिता विमान स्थान में यही बात कहते हैं आचार्य चरक कि नरो हिताहार विहार से भी समीक शिकारी विशेष हो सकते हैं, दाता समय सत्य पर क्षमावान आपतोप से भी न भवत्र हो गए। ऐसे जो हितकर आहार विहार करने वाले और जिनका मानसिक संतुलन ठीक है, वो व्यक्ति 100 वर्ष तक जिएगा। किसी प्रकार 100 वर्ष तक जीते हुए भी उसे किसी प्रकार के न भवत्र रोग, उसे रोग नहीं हो सकते हैं। तो वहां पर आहार को लेना और विहार को लेना, ये बहुत बड़ा व्यापक रूप से समग्र विषय आयुर्वेद में मिलता है। योग भी आयुर्वेद का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जो आयुर्वेद का विहार विषय है। उस विहार में अष्टांग योग, उस अष्टांग योग के माध्यम से, जैसे भाई आपने ध्यान के विषय में चंद्रभान जी ने बताया कि मेडिटेशन क्या स्वतः होता है, तो कठोपनिषद में एक शब्द आता है, लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम तो पुनः पुनः स कसायम विजानीयात संप्राप्तम न चालित। कहने का मतलब ध्यान क्या है, हमने मौन धारण कर दिया, 1 घंटे हम मौन में रह गए, लेकिन मन के अंदर वही द्वंद्व चल रहा है, तो उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट जिसे हम कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए वो भाव नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए जहां तक बात है, तो शांत चित्त भाव, उसका जब धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे, लय संबोधये चित्तम विक्षिप्तम तो पुनः पुनः, अपने आप को एकाग्र करते हुए, और जो सकसायम विजानीयात, जो हमारे अंदर भाव आते हैं वो तो आएंगे, लेकिन उनको समझते हुए एक स्थिरता की स्थिति धीरे धीरे अभ्यास से जो प्राप्त होती है, वो स्थिति बनकर के स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है। तो मैं सिर्फ, क्योंकि अभी 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, सप्ताह में 7 वार होते हैं, सोमवार मंगलवार रविवार तक की स्थिति जो रहती है, तो ये 7 बार हमारे योग दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूरे हो चुके हैं, और जीवन और मृत्यु भी इन 7 दिवस के अंदर ही होती है। किसी ने किसी से कहा कि भाई तुम्हारी 7 दिन में डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो उसने कहा कि 7 दिन में कैसे हो जाएगी, ये कैसे कहते तुमने? तो कहने लगे कि सोमवार मंगलवार बुध और रविवार ये 7 दिन है, 7 दिन में होनी है। तो जीवन का और मृत्यु का सबका जो संयोग है वो भी यही 7 दिन है, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के भी हम 7 दिन पूरे कर चुके हैं। मैं अपने नए बच्चों से, जिन्होंने प्रवेश लिया है, जिन्होंने आयुर्वेद को समझा है, समझने का प्रयास कर रहे हैं, योग को समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में उन सब मूल्यों को समझ करके, क्योंकि अगर हम समझेंगे तो निश्चित रूप से जो चरक कहते हैं 63 सहस्राणी रात्रिणाम हित भोजनात्, अगर हित कर आहार विहार सेवन करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, अपना खान पान ठीक रहेगा, कैसी मेरी सोसाइटी है, इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से 63 सहस्राणी रात्रिणाम जीवति अनातुरो, हम 36,000 रात्रि तक अर्थात 100 वर्ष तक जीवयति जी सकते हैं, अनातुरु, बिना किसी विकार के। और वही उसको चरक फिर बार बार कहते हैं कि हिताहार विहार से ही न भवत्य रोग है, किसी भी प्रकार के रोग नहीं हो सकते हैं। तो आज इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मिलकर के हम संकल्प लें कि हमारे खान पान, आहार विहार और योग प्राणायाम हमारे जीवन का एक अंग होगा। निश्चित रूप से धीरे धीरे जब हम छोटे छोटे योग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, हमारे जीवन में 15 मिनट 20 मिनट का योग ये तो बड़ा व्यापक शब्द है, अष्टांग योग, लेकिन फिर भी हम आसन प्राणायाम और ध्यान इनका पालन करेंगे तो वो हमारे जीवन में अभ्यास आ जाएगा, और अंततः आपको 2-4 महीने में ये लगेगा
कि हमारा जीवन का अंग बन चुका है और इसके चमत्कारिक परिणाम आप आज से प्रारंभ करेंगे तो 15 दिन में आने वाले समय में आपको लगेगा कि मैंने जो ये 15 दिन में योग की जो साधना की है उसके मेरे शरीर पर, मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपके शुभ स्वास्थ्य की अच्छे संकल्पना करते हुए आज के इस व्याख्यान के लिए चंद्रभान जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, राकेश जी को जिन्हें कल सुबह 8 बजे के करीब कहा और तुरंत ये फ्लैट तैयार किया और हमने विशा से अनुमोदन लिया और मैडम को मैंने जैसे ये भेजा तो मैडम ने कहा कि श्योर मैं कल जरूर इस पर रहूंगी। तो निश्चित रूप से हमारे लिए आपकी उपस्थिति भी एक मार्गदर्शन का निर्देशन का कार्य करेगी। सभी मेरे शिक्षक साथियों का, छात्रों का, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राकेश जी बहुत बहुत आभार। आपका संबोधन भी हमारे लिए एक प्रेरणा का ही स्रोत होता है। आपका जो एक्सटेम्पोर जो विचार होते हैं कहीं ना कहीं ये भी प्रेरित करते हैं हम सभी को। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरणों में पहुंचते हुए मैं पहले आभार प्रदर्शन के लिए कर लेते हैं और उसके बाद फिर कल्याण मंत्र करें सर, या जो संकल्प की बात करें पहले? आभार प्रदर्शन के बाद, आभार के बाद तो मैं अब कार्यक्रम के अंतिम चरणों में हमारे डीन एकेडमिक परीक्षा नियंत्रक और संरचना विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र शर्मा जी से विनम्र आग्रह है कि वो आभार प्रदर्शन करें इस कार्यक्रम। आवाज आ रही है? हाँ, यस, ठीक है। आवाज आ रही है सर। योग दिवस अंतर्गत आयोजित आज के वेबिनार कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही माननीय कुलपति महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ मैं निवेदन करता हूं कि आपके संप्रेषण भाव से आपने जो योगत्व भाव हमें पैदा किया, इससे निरंतर हमारे अंदर कार्यकुशलता की वृद्धि हुई। इसके लिए पुनः आप सभी का जैसे आभार। मैं माननीय कुलसचिव महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी उपस्थिति से आपने हम सबको प्रोत्साहित किया। मैं प्राचार्य महोदय का व्यक्त करता हूं कि आपने योगत्व सूत्र की जो व्याख्या की वो हमें हृदयांकित करती है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता चंद्रभान जी ने विषय के मूल में जाते हुए मैं कहूं कि योगत्वम ही शरीरम के भाव की संपुष्टि करते हुए जो योग के महत्व को प्रतिपादित किया वो हम सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में ये निवेदन करूं कि आज हम लोग कोरोना के काल में जी रहे हैं। कोरोना काल के लिए हम व्यक्तिगत रूप से हमारी आहार संबंधी क्रिया है, व्यक्तिगत है, चाहे सामाजिक है, चाहे आध्यात्मिक है, उन समय प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम की क्रिया के लिए हम सब जानते हैं कि प्राणायाम की क्रिया को कैसे हम नियमित, नियंत्रित और निरीक्षित भाव से करें। तो निश्चित रूप से प्राणायाम की जो क्रिया है हम सबको सकारात्मक ऊर्जा देगी और हम इस कोरोना के मुक्ति से जो है बाहर आ पाएंगे। मैं पुनः सभी उपस्थित साथियों का, सभी उपस्थित छात्रों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सूचना हो तो उसका भी एक बार सभी को अवगत कराते हैं। कल के लिए कोई सूचना? कल की सूचना जो है, हाँ, चलो मैं बोल देता हूँ कि हम सभी कल अपने घर पर ही जो आयुष मंत्रालय का योग प्रोटोकॉल है उसको हम घर पर ही करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ करेंगे, सबके मिल के साथ करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा कि हम अपने परिवार के साथ, अपने स्वयं के साथ उसको करते हुए उसके फोटोग्राफ्स हमारे किसी ग्रुप पर जो है राकेश जी के पास में भेज दें। और साथ ही जो एक हमने कंपटीशन रखा है बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, जो हमारे बीएमएस के और पीजी के, यूजी पीजी के जितने भी छात्र हैं और डिप्लोमा के छात्र हैं, नर्सिंग के छात्र हैं, सभी योगासन करते हुए एक उसका वीडियो बना करके और उसको राकेश जी के पास भेजें। राकेश जी के पास भेज सकते हैं या डीन जो अपने स्टूडेंट वेलफेयर के अध्यक्ष हैं गोविंद गुप्ता जी, उनके पास भेज सकते हैं। और ऐसा कल शाम को 5 बजे तक भेजना है। कल शाम तक वो वीडियो हमारे पास में आ जाएंगे तो जो भी अच्छे जो हमारे वीडियो जिनके आसन करते हुए होंगे ऐसे छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, उनको प्रशंसा भी उनकी की जाएगी। और सभी हम जो सदस्य हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, अपने घरों पर ही अपने योगासन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और उसकी अगर फोटो वगैरह हम भेज सकेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।
मैं अब आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर चंद्रभान जी को कि वो संकल्प जो है करवाएं सभी। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं स्वयं के प्रति कुटुंब के प्रति कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। सभी को पुनः नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी उपस्थित हुए सभी बहुत बहुत आभार। आपको भी सभी को बहुत बहुत। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी राकेश जी और पूरी